खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी 2.0 कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में की एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात। एक्स आर्मी पर्सन की परिवार की पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर की गई चर्चा। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली महानिदेशालय में अधिकारियों की बैठक। एनएचएम के खाली पदों पर जताई नाराजगी। कहा, 1 महीने के भीतर भरे सभी रिक्त पद। नए जिले के गठन की मांग का मुद्दा फिर गरमाया। हरीश रावत ने साधा सीएम धामी पर निशाना। कहा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है जिले गठन का मुद्दा। और देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में एसडीआरएफ का अभियान लगातार जारी। जिलाधिकारी ने दिए जरूरी निर्देश। पुनर्स्थापना की कार्रवाई में जुटा प्रशासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां सड़क पर वाहन प्रदूषण की जांच होगी। वाहनों का प्रदूषण रोकने के लिए 1 करोड़ से अधिक का बजट बनाया गया है। देहरादून और ऋषिकेश में प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को मौके पर ही नोटिस थमाने का के साथ ही उनका चालान भी काटा जाएगा। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सड़क पर वाहन प्रदूषण की अब जांच होगी। आपको बता दें कि वाहनों का प्रदूषण रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का बजट बनाया गया है। साथ ही भी बता दें कि देहरादून और ऋषिकेश में इसको लेकर खास प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाहनों को मौके पर ही नोटिस थमाने के साथ उनका चालान भी काटा जाएगा। चलिए, और सड़क पर अब वाहन प्रदूषण की जांच हो सकेगी। इसके साथ ही इसे लेकर बजट भी बना दिया गया है। और वहीं देहरादून और ऋषिकेश में प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी चलाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश, अब वाहन प्रदूषण की जांच करेंगे, सीधे साफ तौर पर सड़क पर ही ये जांच हो सकेगी, इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। और जाहिर तौर पर पर्यावरण पर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर कई तरह के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, विभागीय यहाँ पर कार्य हो या फिर सरकार द्वारा कार्य हो। और चूंकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ देहरादून में बल्कि आप किसी भी महानगर की बात करें, किसी भी नगर की आप बात करें, लगातार जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो वाहनों से ही प्रदूषण होता है। खासतौर पर जो डीजल से जो नियंत्रित जो वाहन होते हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। और इसकी रोकथाम के लिए, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए अब सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि राजधानी देहरादून और राजधानी देहरादून के समीप जो ऋषिकेश जो धर्मनगरी है, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यातायात विभाग, यातायात जो ट्रैफिक पुलिस है वो इसमें सहयोग करेगी, साथ ही जो परिवहन विभाग है वो इसमें सहयोग करेगा। और इसका जो बजट आएगा लगभग 1 करोड़ का बजट है, क्योंकि वाहन अलग अलग जगह पर रहेंगे इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स के, और एक अलग टीम इनको दी जाएगी। तो ये कोशिश सरकार की है कि एक तो जो इस तरह से जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन पर सीधे सीधे रोक लगे, उन वाहनों पर रोक लगे, या तो वो लोग अपनी वाहनों की चेकिंग प्रॉपर करवाएं, और उससे राजस्व की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अगर चालान होता है तो इसका जो पैसा होता है सीधा सरकारी खजाने में जाता है और राजस्व पर इसका असर पड़ता है। तो इस तरीके से 2 फायदे यहाँ पर होंगे, एक तो पर्यावरण यहाँ पर सुधरेगा, साफ सुथरा रहेगा, पॉल्यूशन कम होगा, और दूसरा जो राजस्व है, राजस्व की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल कैलाश, क्योंकि पर्यटन स्थल भी है और ऐसे में साफ पर्यावरण होना भी जरूरी है, प्रदूषण ना फैले से लेकर तमाम यहाँ पर
कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नोटिस थमाने जैसी बात भी सामने आ रही है। चालान काटना भी ठीक बात है, लेकिन किस तरीके का नोटिस यहां पर थमाया जाएगा? क्या वाहनों को बदलने के को लेकर कोई नोटिस होगा? देखिए, नोटिस उन्हीं वाहनों को दिया जाता है, जी। चाहे पॉल्यूशन की बात करें, जिन लोगों की फिटनेस नहीं है, जिन वाहनों के कागजात नहीं हैं, उन लोगों को जो मानक हैं, परिवहन विभाग के जो मानक होते हैं, मानकों के अनुरूप ही नोटिस थमाया जाता है और विभाग वही यहाँ पर नोटिस थमाएगा जो मानकों के अनुरूप होगा, चाहे वो अगर पुलिस महकमे की बात करें या फिर परिवहन विभाग की बात करें। और जाहिर तौर पर अगर ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाता है मौके पर और साथ ही चालान काटा जाता है, तभी लोग अपनी जो हरकतें हैं, हरकतों से पास आएंगे। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई लोगों को चेतावनी देने के बावजूद, चाहे वो परिवहन विभाग हो या फिर यातायात जो कंट्रोल है, ट्रैफिक का जो पुलिस का जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उनके अधिकारियों द्वारा जब समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो लोग यहाँ पर उसके बावजूद भी लोग नहीं सीखते हैं। तो अब साफ तौर पर सरकार है कि कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। सीधे अब इस चीज को अब धरातल पर उतारा जाएगा ताकि जो ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई यानी उन पर चालान के साथ साथ उनको नोटिस भी थमाया जाएगा। बिल्कुल। चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और फिलहाल रुख करेंगे अगली खबर की ओर जो हरिद्वार से मिल रही है, जहां पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। 26 को मतदान होगा, 28 को परिणाम जारी किए जाएंगे। हरिद्वार में आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो ये खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 26 तारीख को मतदान होगा और इसके साथ ही 28 तारीख को परिणाम भी जारी हो जाएंगे, जिसे लेकर अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 26 को मतदान होगा और 28 को परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, यहां पर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, मतदान की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, जो हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 26 तारीख को चुनाव संपन्न होंगे और 28 तारीख को जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट आएगा, जिसके लिए जहां एक और निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी है, वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी जो दो बड़े दल हैं प्रदेश के, दोनों दलों द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर अपने संगठन के साथ साथ तमाम उन लोगों को मजबूत किया जाए जो इस चुनाव में अपनी सरपरस्ती के तहत चुनाव लड़वाएंगे। और इसी के तहत दोनों ही दल अपनी कमरें बांध चुके हैं, अपनी तैयारियां कर चुके हैं। और निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है चुनाव करवाने के लिए। साथ ही अगर पुलिस की मैं बात करूं, क्योंकि हरिद्वार जो जिला है उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला है और कुछ घटनाएं और आपराधिक घटनाएं वहां पर होती रहती हैं, लिहाजा वहां पर इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी पुलिस महकमा ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर शांति पूर्ण तरीके से मतदान हो सके, जिसको लेकर पुलिस के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया है तमाम पुलिस के अधिकारियों को। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश जो लगती हुई सीमाएं हैं, उत्तर प्रदेश से भी यहां पर संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि उस दौरान जब चुनाव होगा तो सीमाएं सील रहेंगी, कोई भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं आ पाएगा। तो इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें हैं सरकार की, कि सरकार चाहती है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से यहां पर संपन्न हो सके। उसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की और बीजेपी की, क्योंकि जो पूर्व यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, वो हरिद्वार से ताल्लुक रखते हैं, कोशिश उनकी रहेगी कि पंचायत चुनाव में बेहतर यहां पर पार्टी प्रदर्शन करे बीजेपी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यही चाहती है कि बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर हो सके। और साथ ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट, उनका ये पहला बहुत बड़ा एक इम्तिहान होने जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने हरिद्वार जिले का दौरा भी किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब तैयारियां तेज हो चली हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग की बात हो या फिर पार्टी स्तर की बात हो। बिल्कुल कैलाश, और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। और अगर पार्टियों के प्रचार प्रसार की बात की जाए तो अब किस तरीके से पार्टियां प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं? जी कैलाश, सुन पा रहे हैं? तो हरिद्वार में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि 26 तारीख को मतदान होगा और वहीं 28 तारीख को जो परिणाम है वो आएंगे। और तमाम तरीके से तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। बता दें कि हरिद्वार में आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है।
और इसी के चलते जो चुनावी शोर है वो कहीं ना कहीं थम गया है और अब पार्टियां डोर टू डोर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। चलिए तो एक बार फिर से रुक करेंगे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैलाश, क्योंकि आचार संहिता आज से लागू हो गई है और कहीं ना कहीं पार्टियों का प्रचार प्रसार भी रुक गया है, अब अगर बात की जाए तो किस तरीके से पार्टियां जो है वो लोगों तक पहुंचेंगी? और देखिए, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही दलों द्वारा संगठन के जो अहम पदों पर जो बैठे जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है कि इस चुनाव को सर्वसम्पन्न तरीके से वो निभाएं, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और दोनों ही स्तर पर, दोनों ही पार्टियों के स्तर पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि इस चुनाव को अपने पाले में किस तरीके से किया जाए, उसके लिए तैयारियां तेज है। अगर महेंद्र भट्ट की बात करें, महेंद्र भट्ट ने बीते दिनों हरिद्वार जिले का दौरा किया था, वहां पर मुलाकात उन्होंने की थी, क्योंकि जो सूत्रों की जो खबर है वो यही है कि मदन कौशिक जो गुट है वो नाराज नजर आ रहा है महेंद्र भट्ट गुट से। तो उस गुट को यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, उन लोगों के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा जाएगा, क्योंकि मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं और ये चुनाव भी हरिद्वार जिले में है, तो इसलिए उनको मनाना, उनके जो खास टीम है उसको मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका एक बहुत अहम रोल होगा। उसके अलावा अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस हरिद्वार से सांसद रहे हैं हरीश रावत, और हरीश रावत भी ये कोशिश करेंगे कि उनकी जो जो एक पहुंच है, उनकी जो पहुंच खास तौर पर जो कार्यकर्ताओं तक है, वो कार्यकर्ताओं की पहुंच इस वक्त तब्दील हो सके वोटों में। और उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी भी हरिद्वार जिले में विधायक के तौर पर अभी चयनित हुई हैं। साथ ही कांग्रेस की कई सीटें वहां पर हैं हरिद्वार जिले में, बसपा का भी वो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हो सकती हैं। इसीलिए यहां पर कोई भी दल किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए कैलाश, तो यहाँ पर अगर बात की जाए हरीश रावत की, तो क्या यहाँ पर हरीश रावत जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, या अगर बात की जाए महेंद्र भट्ट की? देखिए, जहां तक बात की जाए, क्योंकि निकाय चुनाव है और लिहाजा हम्म। इस वक्त इन चुनाव में वही मजबूत होता है जिसकी पहुंच घर घर तक होती है। क्योंकि अब समय कम है, कोशिशें दोनों ही तरफ से ये हो रही हैं कि घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जाए, और यहां पर जो भी पार्टी या जो भी दल पार्टी का प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो पाएगा, घर घर जाकर कन्विंसिंग करने में कामयाब हो पाएगा, तो जाहिर तौर पर कामयाबी उसी को मिलेगी, जीत उसी की सुनिश्चित होगी। अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही इस प्रयास में है, दोनों ही इस कोशिश में है कि अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है। बिल्कुल, चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज से ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में आयोजित मोदी 2.0 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड महामारी में भारत में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। भारत में 200 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगे। भारत की सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही है। कोविड के दौरान भारत ने इसी भावना से अन्य देशों को भी 20 करोड़ से अधिक के कोविड वैक्सीन दिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। देश में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। देश डिजिटल भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास की भावना पर देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस समर्पण भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जा सकता है। देहरादून के स्वास्थ्य महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने एनएचएम के 1071 पदों को ना भरे जाने की पर हैरानी जताई, जिसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 1 महीने के अंदर सभी खाली पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा आम लोगों को आयुष्मान योजना, तंबाकू मुक्त अभियान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोटाले को लेकर कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार इसकी सीबीआई से जांच नहीं कर रही है, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। यूके ट्रिपल SC का मामला आज हम सड़क सदन पर तो इसे लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा दिख रही है सीबीआई जांच न कराने की, इसलिए आज हम उत्तराखंड हाईकोर्ट के दरबार में आए हैं। हम न्यायालय के पास दरख्वास्त लगाने आए हैं। ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि अब ये मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्यों का है। साथ ही जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हुक्मरान जो आज मुख्य आरोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब लगता है कि एसटीएफ के जो अधिकार सीमित हैं, एसटीएफ इसकी पूरी जांच ईमानदारी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लोग जो है कि फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो खुद जो है एसटीएफ उनको रिपोर्ट करती है, तो कैसे जांच हो पाएगी। प्रदेश में एक बार फिर से नए जिलों के गठन को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। लंबे समय से कुछ नए जिलों के गठन की मांग की जा रही है। सीएम धामी की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार से सवाल किए हैं कि क्या जिले बनाने की इस खबर में कुछ सच्चाई है या केवल ध्यान हटाने के लिए ये शगुफा छोड़ा जा रहा है, जिससे भर्ती और अन्य घोटालों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और ये वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं। 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर, तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं। और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियां भी बनाइए। पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एसटीएफ छोटी मछलियों को ही जाल में फंसा रही है, जबकि अभी कई बड़े मगरमच्छ और सफेदपोश नेता और अधिकारी छूटे हुए हैं, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो जांच प्रगति में है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और अभी संभावना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार मछलियों को पकड़कर इतनी न करे। जो असली मगरमच्छ हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने नौजवानों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ऐसे मगरमच्छों को भी के नाम भी सामने लाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, उन मछलियों से नहीं बनेगा काम। जो सफ़ेद पोश उसमें हैं, जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पौड़ी में गणेश महोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सीएमओ कार्यालय से शुरू होकर लोअर बाजार पहुंची। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और गणपति बप्पा की मूर्ति के दर्शन किए। पूरा नगर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। गणेश चौथ हाल में मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जहां रोजाना सुबह और शाम को 7 बजे आरती की जाएगी। वहीं अंतिम दिन देवप्रयाग में विसर्जन किया जाएगा। मुस्लिम सब लोग मिलकर इसको अच्छा तरीके से बनाते हैं। वर्षों की बात इस समय भी झांकी निकलेगी 10 तारीख को। तो लोअर बाजार में होगी। लोअर बाजार कितने दिन तक रहेगी? ये 10 दिन तक रहेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की वादा खिलाफी से आशा वर्कर्स नाराज हैं। आशा वर्करों ने इसके विरोध में बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से साल पहले किए वादों को पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही सीएम ने के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को सौंपा गया।
के मुख्यमंत्री हैं, उनका हमने जो है जाकर के खटीमा जाकर के जो है हमने घेराव भी किया था और उन्हें हमारा जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो मिला भी था और अपनी समस्याओं को बताया था हमने उनको। तो उन्होंने जो है पूरी मीडिया के सामने सभी के सामने स्वीकृति भी की थी कि जो आप लोगों की मांगे हैं वो जायज़ हैं। भी आज तक हम लोगों को वो पैसा नहीं मिल पाया है। तो आज पूरा 1 साल बीत जाने पर और मुख्यमंत्री जी जो है हमारे अपने वादों पे जो है खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए 1 दिवसीय धरना आज हम लोगों ने किया है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को या मांगों को नहीं मानते हैं तो हमें जो है विवश होकर के जो है फिर हमें जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें उतरना पड़ेगा। काशीपुर में पुलिस ने नकली गुटखा और प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से मौके से भारी मात्रा में कई ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे, प्रतिबंधित पॉलीथीन के साथ रॉ मटेरियल बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। वहीं राजस्व विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। ये कबाड़ियों की दुकानों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान एक कबाड़ी की दुकान पर जब छापा मारा गया तो वहाँ पर 2 तरह के काम किए जा रहे थे। एक तो वहाँ पर उसके पास जो भी प्लास्टिक था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वहाँ पे बनाया जा रहा था, जबकि उसके पास प्लास्टिक का दाना बनाने का लाइसेंस था। उसकी आड़ में वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण कर रहा था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे के रैपर पाए गए, जिसमें वो लोकल स्तर से अपनी मशीन से गुटखा बना रहा था और उसको उसमें पैकेजिंग कर कर उसकी सप्लाई करने का काम करता था। इस चीज़ को देखते हुए, दोनों कार्रवाइयों को देखते हुए, वहाँ से हमने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक फरमान अली, जो कि मुख्य इसमें जो कबाड़ी है वो फरमान अली है। उसका बेटा रजा चौधरी इस पूरे काम को देखता था और इसके साथ उसके 2 और साथी, जयपाल सिंह और साने आलम, ये तीनों लोग मिलके ये काम कर रहे थे। और इसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको आज पेश किया जाएगा। तो काशीपुर में पुलिस ने नकली गुटखा और प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। बता दें कि फैक्ट्री से मौके पर भारी मात्रा में कई ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे और प्रतिबंधित पॉलीथीन्स मिली। यहां रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। साथ ही राजस्व विभाग ने फैक्ट्री को अब सील कर दिया है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव रविनाथ रमन ने बहादुराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां विद्यालय में बने विज्ञान कॉर्नर के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव रविनाथ रमन ने स्मार्ट स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां स्मार्ट क्लास पुस्तकालय का जायजा लिया और शिक्षकों को स्मार्ट क्लासेस का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। साथ ही बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ ही अन्य शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका धरातल पर उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको देखने के लिए आज ये निरीक्षण है। जो स्कूल में जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी उन्होंने अच्छे से किया है। जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनसे भी फीडबैक लिया है। स्कूल का जो पठन पाठन है उसका स्तर बहुत अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। मिड डे मील्स हैं जो यहाँ पे अभियान में हम खाना बच्चों को देते हैं, उसका स्तर अच्छा है। स्कूल में साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, टॉयलेट्स यहाँ पे। स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया गया। स्मार्ट क्लास में भी जो बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।